हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम क्लास 7 चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री से। चैप्टर का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको दो मैप्स दिखाए गए हैं, एक ये और एक ये। पहले हम इस मैप को देखते हैं। ये मैप अरबी भाषा में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में इसके नाम डले हुए हैं, यहाँ पर देखिए। और ये जो मैप है, ये मैप किसने बनाया था? भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने बनाया था। दुनिया के एक नक्शे का हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। अल इदरीसी का बनाया हुआ, और इसमें किसको दिखाया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ठीक है, तो मानचित्र 1 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भारतीय उपमहाद्वीप को। और मानचित्र 2 जो है, जिसको हम अभी देखेंगे, वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था, 1720 में बनाया था। दोनों ही नक्शे जो हैं वो एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें डिफरेंस है। जो अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप जो है वो ऊपर की तरफ है। श्रीलंका का द्वीप जो है वो ऊपर की तरफ है, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, और जगहों के नाम भी अरबी में डले हुए हैं मैप फर्स्ट में। ठीक है, इसमें देखिए मैप फर्स्ट में डले हैं जो है अरबी के नाम अरबी में डले हुए हैं, जगहों के नाम, राज्यों के, देशों के नाम। और ये श्रीलंका द्वीप देखिए, ये श्रीलंका द्वीप इसमें ऊपर की तरफ दिखाया गया है। अब देखते हैं हम मैप सेकंड मैप में देखिए, ये इसमें श्रीलंका का जो द्वीप है वो नीचे की तरफ दिखाया गया। कहाँ दिखाया गया है? नीचे की तरफ। ये देखिए, ये श्रीलंका का द्वीप नीचे की तरफ दिखाया गया है। और ये 18वीं सदी के आरंभ में बनाया गया मैप था। और किसने बनाया था? ये गिलवॉर्म द लिस्ले के अनुसार, एटला ब्लूवे के अनुसार बनाया गया था। ये भी भारत उपमहाद्वीप का है, और इसमें जगहों के नाम जो है इंग्लिश में दिखाए गए हैं। और ये जो मैप है इसको आप जूम करके देखिए, ये एक दुनिया का मैप है और इसमें भारत को दर्शाया गया है। दोनों ही मैप में एक ही चीज़ को दिखाया गया है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस में नाम अरबी में लिखे गए हैं, और उसमें उत्तर की दिशा नीचे की तरफ है और दक्षिण की दिशा ऊपर की तरफ है। लेकिन इस वाले मैप में दक्षिण की दिशा नीचे है और उत्तर की दिशा ऊपर है। जो मानचित्र 2 है उसमें कुछ नाम जान पहचाने भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और मानचित्र 2 जो है वो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्षों के बाद बनाया गया था। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं जो थी वो काफ़ी बदल गई थी। और यह नक्शा, कौन सा नक्शा, यानी कि 2 वाला जो है वो हमें ज़्यादा जाना पहचाना लगता है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे के ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के जो नाविक थे तथा व्यापारी थे, वो समुद्री यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इतनी ही महत्वपूर्ण बात एक और यह भी है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया था, यानी कि जो मैप बनाने की टेक्निक थी ये भी बदल गई थी। इतिहासकार जब युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं, संदर्भों और उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मतलब जो वहाँ की पृष्ठभूमियाँ होती हैं, जैसे वहाँ की भूमि होती है, उस सब का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ की जो सूचनाएं होती हैं उन सबका ध्यान रखना होता है। नई और पुरानी शब्दावली, इससे क्या मतलब है कि कुछ शब्द जो थे बदल चुके थे, यानी कि पहले शब्द जो थे वो बदल गए थे और अब नए नए शब्द बनने लगे थे।
अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, मतलब भाषा के अर्थ कैसे होते हैं, बदलते हैं या नहीं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं, है ना, यानी कि भाषा और अर्थ भी बदले हैं। मध्य युग की जो फारसी होती थी वो आधुनिक फारसी से भिन्न है और यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं अभी देखते हैं ज़रा। उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान शब्द के बारे में हम देखते हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, यानी कि हम इसे राष्ट्रीय राज्य मानते हैं भारत। और भारत एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदी बोली जाती है या फिर और भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन हिमालय पर्वत जो भी एरिया है वो भारत माना जाता है, भारत का एरिया है वो, भारत समझते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका क्या उसमें कौन कौन सा आता था, उनका जो आशय था वो पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब उस समय भारत का मतलब सिर्फ पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के में जो स्थित इलाके थे उसमें उन्हें भारत बोला जाता था। उसने इस शब्द का अर्थ एक राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अंदर अधिकार में आते थे, है ना। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे सल्तनत का प्रसार होता गया ऐसे ऐसे क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। मतलब जो यहाँ के लोगों की संस्कृति होती है, जैसी जो यहाँ पर पशु पक्षी पाए जाते हैं वो सब भारतीय कहलाए थे। भारत के लिए उन लोगों सब के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। मतलब अमीर खुसरो कवि थे 14वीं सदी के, उन्होंने भी हिंद शब्द का प्रयोग किया था और इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया था, भूगोल के लिए, पशु पक्षियों के लिए, निवासियों की संस्कृति के लिए, है ना, इन सब के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और संस्कृत के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रार्थ नहीं जोड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। आज हम कैसे जोड़ते हैं, आज हम कैसे जोड़ते हैं, हम अपना छोटा छोटा कल्चर, छोटी छोटी बातें सब हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ही आती हैं और ये सब भारतीय संस्कृति के अंदर ही जुड़ती हैं। तो उस समय ऐसा सब कुछ नहीं था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा शब्द ही लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, जो भारत में ना रहता हो। लेकिन मध्य युग में जो था, मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति था वो विदेशी कहलाता था। यानी कि किसी भी अनजाने गांव से आ रहा है अनजाना व्यक्ति जिसे वो नहीं जानते थे, वो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते हैं और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी जो होता था विदेशी होता था, मतलब जो अजनबी जगहों से आते थे वो विदेशी होते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मतलब वो एक ही गांव में रह रहे हैं, दो किसान हैं, अलग अलग, बेशक अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन वो विदेशी नहीं कहलाते थे। इतिहासकार और उनके शोध, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या होती है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे हमने पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हज़ारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे हम इस बुक में। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं, है ना। जैसे कि इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के लेते थे, शिलालेख लेते थे, स्थापत्य कलाएँ जैसे भवन निर्माण कला होती थी, लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। पर कुछ बातें जो हैं वो इस बुक में पहले से भिन्न हैं।
इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। मतलब लिखित सामग्री जो थी वो की संख्या जो थी वो भी बढ़ गई थी, और जब विविधताएं थी मतलब वो अब डिफरेंट टाइप्स की होने लगी थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे थे। ठीक है, इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया था, यानी कि पहले कागज़ जो था वो महंगा हो गया था और अब सस्ता हो गया था, बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा था। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, सती के लेखन तथा उपदेश अर्जित तथा अदालतों के दस्तावेज, हिसाब किताब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे थे। यानी कि पहले जो था, पहली जो मतलब हमने बुक पढ़ी थी उसमें बताया गया था कि कागज़ महंगा था और पहले पांडुलिपियों का इस्तेमाल करते थे, है ना, अभिलेख लिखे जाते थे, लेकिन अब कागज़ का प्रयोग ज़्यादा हो गया था। धनी व्यक्ति जो होते थे, शासक, जन, मठ तथा मंदिर, ये पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखगारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी मिली है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। अभिलेखगार क्या होता है? अभिलेखगार एक ऐसा स्थान होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा भी, अभिलेखगार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखगार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने और सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे रिकॉर्ड में रखते हैं। ठीक है, यह अभिलेखगार होता है। उन दिनों छापे खाने तो होते नहीं थे। छापे खाने मतलब जहाँ पर जहाँ पर प्रिंटिंग का काम होता था, इसीलिए लिपिक या नकल निवास हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति मतलब कॉपी करते थे उन्हें पांडुलिपियों से। ठीक है, पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट हमने पिछली बुक में पढ़ा था। अगर आपने कभी भी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी तो आप ये जानते ही होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती थी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है ना। जब हम किसी की कॉपी करते तो हमें उसकी राइटिंग समझ में नहीं आती है और हम अंदाजे से ही वर्ड लिख देते हैं, इसलिए फलस्वरूप आपके मित्र के लिखे में छोटे छोटे मोटे वाक्य लेकिन अंतर आ ही जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक लघु चित्र है और इसमें एक व्यक्ति है, वो किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ठीक है, इस छोटे होने के कारण इसे लघु चित्र मिनिएचर कहा जा सकता है, क्योंकि ये पिक छोटी है तो इसे लघु चित्र कहा जाता है, मिनिएचर। यहाँ पर देखिए आपको दो तरह की लिपियाँ दिखाई गई हैं, एक फ़ारसी और एक शिकस्त। दोनों में कितना डिफरेंस है, और जो लोग इनको पढ़ सकते थे, जितना पढ़ सकते थे उतना ही पढ़ लिख के समझ के इन्होंने इनको कॉपी किया है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ ये होता था। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती जा रही थी, है ना, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई थी, क्योंकि वो लिखने में डिफरेंस आ जाता था और सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने लैंग्वेज में लिखने लगे थे। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं नहीं मिलती है। मतलब जो मेन कॉपी होगी, मैन्युस्क्रिप्ट थी उनकी, वो आज हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इसलिए हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब जिस भी टॉपिक पे वो पढ़ रहे हैं, कोई भी ग्रंथ है, उसकी सारी जितनी भी प्रतिलिपियाँ उन्हें उनको पढ़ना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी।
मतलब 1971 तक इतिहासकारों को पता ही नहीं था कि इसका पहला भी वृत्तांत है। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1720 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भरी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा था, कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा था, युद्ध में अग्निशास्त्र यानी कि बारूद के हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था। इस उपमहाद्वीप में खाने पीने में भी जो है चेंजेस आ रहे थे, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, और ये सब परिवर्तन जो थे नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए थे जो नए विचार भी लेकर। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा था, यानी कि 700 से 1750 तक का जो 1000 साल के बीच का जो समय रहा था, ये परिवर्तनों का काल रहा था। और परिवर्तन कैसे थे? आर्थिक भी थे, राजनीतिक भी थे, सामाजिक भी थे, सांस्कृतिक भी थे, यानी कि हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, है ना। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। इसके बारे में अभी हम ज़रा पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, ये रहट है और जिससे सिंचाई में यूज़ किया जाता था। सिंचाई के लिए अब इस रहट का यूज़ होने लगा था। अब देखते हैं, हमने राजपूत के बारे में पढ़ा था। एक समुदाय था राजपूत जिसका नाम था राजपुत्र, यानी कि राज का पुत्र शब्द से निकला था ये। 8वीं से 14वीं सदी के बीच का ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत थे। मतलब सभी सैनिकों के बच्चे इसमें आते थे, पुत्र आते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि जो थे वो इनकी प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का भी गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तेजी से हो रहे थे और पूरे तौर पर हो रहे थे। पर्यावास में परिवर्तन के कारण वन्यवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक और वर्ग की ओर बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदले रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा नहीं हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के साथ की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जाति पंचायत क्या होता था? एक बड़े बुजुर्गों की सभा होती थी और वो सभी अपनी अपनी जातियों के नियमों का पालन कराती थी, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। मतलब जिस गांव में वो रह रहे हैं उस गांव के रिवाजों का भी पालन उन्हें करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था
वे मिल मिलाकर किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल थे, तुगलक थे, मुगल थे। इनके बारे में हम बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन। 1226 से 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति हमने पहले भी पढ़ा था। प्रशस्ति होती थी जो प्रशंसा में लिखी जाती थी, उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है इन्हें, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत में भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे मतलब हार जाते थे। ममालिक अल के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं ये, और ये नंबरिंग डली हुई है, इसमें रोमन नंबर में इनको दिखाया गया है। ये जगह है जो इसके अंतर्गत आई हुई थी, और आप इन्हें जूम करके देख सकते हैं। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशोक्तिपूर्ण मानते थे, साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दामुदरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मालबारी, गोडी बंगाल में बोली जाती थी, उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती थी, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है और जिसे केवल ब्राह्मण ही बोलते हैं, आम जनता नहीं बोलती है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाओ। ये बच्चों के लिए होता है, ये शो इम्पोर्टेंट नहीं है। सन 700 तक कई क्षेत्रों में के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, और इनके बारे में हम अभी 3rd 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। 18वीं सदी के में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप यह क्षेत्रीय राज्य भी उभरने लगे थे। इसके बारे में भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला रहा था, उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैलने इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी हुई थी। इन परंपराओं में कुछ कुछ एक दूसरे से भिन्न थी और कुछ एक समान होती थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती थी। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए थे। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। मतलब सामूहिक रूप से लोग पूजा करते थे। किसी भी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के बीच सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उस युग हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा था। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता जा रहा था।
संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को बड़ा आदर होता था और इनके संरक्षक थे। संरक्षक कौन होते थे? कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति, धनी जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, मतलब ब्राह्मणों के संरक्षक बन गए थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना का एक ऐसे प्रमेय इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिसे तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में की सातवीं के परंपराओं के बारे में हम आपको 8 चैप्टर में पढ़ाएंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हो रहा था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम धर्म और विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म का नेतृत्व करने वाला खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की काफ़ी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिली हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखने थे, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया है कि यह समाज और सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के माध्यम में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम ही इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने इतिहास पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे इसे प्राय मध्यकाल इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषकों, समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोपीय से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दियों से बहुत डिफरेंस थी, इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इसके दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इतनी समृद्ध हो गई थी कि इसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ संक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछली पढ़ी हुई पुस्तक से ज़रूर करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव आए और कहाँ नहीं। आज आप अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र डालकर भी यह देखें और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
अब आपको ये सही गलत बताने हैं। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख मिलते हैं, राइट मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजस्व की महत्वपूर्ण स्थापना की, राइट। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार और के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ कर भाग कर दिए जाते थे, रॉन्ग। गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, राइट। अभिलेखगारों में क्या रखे जाते हैं? इतिहासकारों के अभिलेख, कागज ज़रूरी है ना। 14वीं सदी का एक इतिहासकार कौन था? 14वीं सदी का एक इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी। और इस काल में उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई थी कुछ नई फसलें, आलू, मक्का, है ना, आलू, मक्का, चाय, मिर्च और कॉफ़ी अभिलेखगारों में रखे जाते हैं दस्तावेज। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।